अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन मीन्स छप्पर वाले सोएं और कोठी वाले रोवें। आई एम भरत सहानी। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं ना, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। दरअसल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को बोलने पर एक प्रश्न जैसा एक्सप्रेशन निकलता है, जैसे क्या खा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कब आए हो। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह एक तरह से अगर हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे तो ये 3 प्रकार से होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अगर ये सेंटेंस हमें नहीं आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आगे टेंस पढ़ने में, वॉइस पढ़ने में, नरेशन पढ़ने में, सिंथेसिस पढ़ने में, कोई भी चीज़ जब आप समझना चाहेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक ये आपको नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि टेंस या और चीज़ें शुरू करने से पहले आपको ये पढ़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसे बनाया है। ठीक है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह 3 प्रकार से होता है। एक क्वेश्चन टैग होता है, एक यस या नो करके होता है, और एक वो होता है जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आते हैं। यहाँ मेन चीज़ हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं एक तरह से, ठीक है, और सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं। जैसे क्वेश्चन टैग ये होता है कि उसमें ऐसे पूछा जाता है कि उसी में हाँ या ना में उत्तर होता है। जैसे तुम मुझे प्यार करते हो ना, तुम खाना खाए हो ना, तुम यहीं पे आए थे ना। तो ना ऐसे करके लगता है तो ये क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है। और एक होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें यस या नो होता है। जैसे क्या तुमने एक मूवी देखा है, क्या तुम खाना खा लिए हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो क्या उसमें पहले रहता है। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है WH फैमिली जिसके साथ लगे रहते हैं, उसमें जो WH वर्ड होते हैं, WH फैमिली क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो वर्ड होते हैं उन वर्ड की शुरुआत WH से होती है। WH मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु। इसको देखने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में ये क्या है। जैसे देखिए क्वेश्चन टैग होता है यू लव मी, यू लव मी। अब यहाँ हो जाएगा डोंट। जो यह वर्ड यूज किया जा रहा है यह डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस शॉर्ट फॉर्म को कंट्रैक्शन वर्ड कहा जाता है। ठीक है। तो यू लव मी, डोंट यू, इसका मतलब हो गया तुम मुझे प्यार करते हो ना। तो ये बड़ा अच्छा है। दरअसल ये जो क्वेश्चन टैग होता है स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम देता है और ये बेहतर है, लेकिन इसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा और समझाना पड़ेगा तो डिटेल हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एस नो टाइप सेंटेंस देख लीजिए। एस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है कि इसमें क्या पहले होता है, क्या वह एक किताब पढ़ता है। तो ऐसे सेंटेंस में जब क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं। यानी कि डज ही रीड ए बुक। ठीक है। तो ये हो गया यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप में क्या होता है कि जब जो आंसर देता है, जो रिप्लाई करता है, वो यस या नो में आंसर दे सकता है, इसीलिए इसको यस या नो टाइप कहा जाता है क्वेश्चन। जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो, यस। क्या तुम किताब पढ़ते हो, नो। तो यस या नो में जवाब इसका मिल जाएगा, इसीलिए इसको यस नो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है। ठीक है। अब WH फैमिली क्या होता है, हिंदी वाक्य में जो WH फैमिली होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब जो वर्ड होते हैं वो बीच में होते हैं। जैसे इसी को देख लीजिए, वह क्या पढ़ता है। ठीक है। वह क्या पढ़ता है। तो जब क्या बीच में आ जाता है
तो इसको हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी कि व्हाट डज ही रीड, व्हाट डज ही रीड। बात समझ में आई? तीनों हमने बता दिया। क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें कंट्रैक्शन वर्ड लगते हैं, शॉर्ट फॉर्म, और जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है। जितने भी जितने एक्सिलरी वर्ब हैं, जो 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, उनके हेल्प से यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। और एक WH फैमिली होती है, जो यहाँ देखिए WH फैमिली को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी में कैसे यूज किया जाएगा इन सबों का, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप तैयार हैं ना? ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी सेंटेंस है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एस नो टाइप कैसे है? क्योंकि सब में क्या पहले लगा हुआ है। तो जब क्या पहले लगा होता है तो 24 एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, ये जितने हैं सब के सब 24 होते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो जो 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम इसे ट्रांसलेशन करते हैं। मीन्स ये है कि जब क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं। ये जब आप टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे तो आपको कई बार दोहरा के बताया जाएगा। तो इस चीज़ को आप जानिए कि क्या जब पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। तो फिर लिखेंगे क्या? जितने 24 मॉडल जितने 24 एक्सिलरी वर्ब हैं उन्हीं को हम सबसे पहले लिख देंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस 24 में जो एक्सिलरी वर्ब है तो कौन सा एक्सिलरी वर्ब हम लें सबसे पहले। ठीक है, कि कोई कहेगा डू लीजिए, कोई कहेगा नहीं वॉच लीजिए, कोई कहेगा नहीं हैव लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखते हैं कि टेंस कौन सा है। तो जब यहाँ पता चलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो एक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो डू या डज लगता है। अब जो डू लगता है वो सिंगुलर, जो डू लगता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जो डज लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ये जब आप टेंस पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वह के लिए यहाँ लगेगा डज। अब जो ये डज है इसकी दो मीनिंग हो गई, एक क्या भी हो गई और एक ता है, ती है, ते है भी हो गया। ठीक है, तो डज ही। ठीक है, यही सिस्टम है। जो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही सिस्टम है। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, जो इसका फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो डज ही डू हीज वर्क। ठीक है, समझ में आया? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जब क्या पहले होता है तो फिर इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर यही है। आप कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब अपने फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे टेंस रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और तुम है, तुम के साथ हो की अंग्रेजी आर लगेगा। ऐसे में क्या की अंग्रेजी हम आर लिख देंगे। ठीक है, क्या की अंग्रेजी आर लिखेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो एक पत्र लिख रहे हो, कौन एक पत्र लिख रहे हो? तुम लिख रहे हो, तो यानी कि हो गया यू। ठीक है, अब वर्ब जो है तुम क्या कर रहे हो तो लिख रहे हो, यानी कि हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, आर यू राइटिंग। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट, एक पत्र, तो हो जाएगा ये लेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत जरूरत पड़ने वाला है। क्या उसने मुझे देखा है। अब क्या उसने मुझे देखा है तो क्या पहले है, क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो उसने मुझे देखा है, उसने खाया है, उसने किया है, वह जा चुका है।
तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैव लगता है या हैज लगता है। अब हैव लगेगा कब? जब यहाँ प्लूरल रहेगा, और हैज लगेगा कब? जब सिंगुलर रहेगा। तो ही, सी, इट किसी का नाम सिंगुलर ही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज लगेगा, हैज ही। अब देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब होता है, देखना यहाँ वर्ब है, तो जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म होता है, तो देखना का लुक हो जाएगा, तो हैज ही लुक्ड मी, ठीक है, हैज ही लुक्ड। अब मुझे बचा ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी, अस, देम, हर, हिम, यू, ये सब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्या कल तुमने उसे पीटा था, ये पास्ट परफेक्ट है, तो क्या की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, ठीक है। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो क्या की अंग्रेजी हम हैड सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हैड के बाद कौन पीटा था, तो तुमने, तो सब्जेक्ट मिला आपका यू। अब तुमने क्या किया था, पीटा था, यानी कि बीट का हो जाएगा बीटेन, हैड यू बीटेन, और हिम उसे। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे कल, परसों, एक दिन पहले, एक दिन बाद, या जो भी हो, जो टाइमिंग होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको हम हमेशा सबसे बाद में लिखते हैं। तो कल पीटा था यानी कि बीता हुआ कल है, तो ये हो जाएगा यस्टरडे। ध्यान दीजिए, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, अगर जो गलती होती है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ गलती हो गया है, तो इंट्रोगेटिव मार्क भूल गया था मैं, ठीक है। क्या वह यहाँ आएगी, देखिए क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो पता चला फ्यूचर इंडिफिनिट है, और फ्यूचर इंडिफिनिट में या तो विल लगेगा या तो शैल लगेगा। तो अब विल लगता है कब, जब यह सिंगुलर हो तब, और शैल लगता है कब, जब फर्स्ट पर्सन हो, यानी कि आई वी हो, तो आई वी के साथ शैल लगता है। और यहाँ तो थर्ड पर्सन है, यानी कि सी है, तो सी के लिए विल लगेगा। तो हम क्या की अंग्रेजी विल सबसे पहले लगा देंगे, विल सी कम हियर। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? जब क्या पहले हो तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि उस सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी को हम सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं WH फैमिली को, ठीक है, कि जब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर बीच में हो, तब कैसे ट्रांसलेशन होता है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। वह क्या करता है, ठीक है, वे कब जा रहे हैं, ठीक है, वह कहाँ गया है, यह कार किसकी है, वहाँ कौन है। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो बिना संकोच के आप इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लीजिए व्हाट। और जब भी इस वर्ड को लिखेंगे, इस वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अब करता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है, और डू डज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। यहाँ वह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हो जाएगा डज, ठीक है, व्हाट डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट आता है यानी कि ही, सब्जेक्ट यही है ही, और करता है यानी कि डू। तो ये जाके अब क्लियर होगा। हम आपको स्ट्रक्चर, दरअसल मैं एग्जाम्पल पहले इसलिए दे देता हूं कि हो सकता है एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए। अगर एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। देखिए जब कब कहाँ कैसे क्यों कितना किधर ये सब बीच में रहे तो ऐसी स्थिति में जो उसका स्ट्रक्चर होता है वह होता है इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हुम, व्हाई, हाउ और व्हिच। ये इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखे जाएंगे अगर ये सब बीच में हिंदी वाक्य के बीच में हैं तो, ठीक है। और ऐसे हिंदी वाक्य के बीच में ही होंगे। केवल क्या ऐसा होता है जो हिंदी वाक्य के पहले होता है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे और जैसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के अपने फॉर्म्स होंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। पहला एग्जाम्पल आपने देखा है, अब इसको देख लीजिए। वे कब जा रहे हैं, कब का मतलब व्हेन, तो आप व्हेन को सबसे पहले लिखिए, व्हेन, ठीक है। अब हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और वे के अकॉर्डिंग आर लगेगा इसका, तो व्हेन आर, अब वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे। अब जा रहे का मतलब गोइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा। वह कहाँ गया है, कहाँ देखिए बीच में आ गया ना, तो इसकी अंग्रेजी आप लिख लीजिए वेयर, वेयर। देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ और जैसे ही आपने वेयर लिखा तो वेयर के बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है या हैज लगता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये हैव लगेगा। तो वेयर हैज ही, अब देखिए जाना का गो होता है और जब हैव हैज का प्रयोग होता है, हैव हैज हैड का प्रयोग होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है यानी कि गॉन, ठीक है। यह कार किसकी है, देखिए किसकी सबसे पहले है ना, तो हुज माने होता है किसकी, हुज। अब इसके बाद है, कोई टेंस नहीं है, ये केवल प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो कोई टेंस नहीं है, ऐसे में डू डज का प्रयोग नहीं हो पाएगा, ना इंडिफिनिट है ना कंटिन्यूअस है या जो भी है, ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो है की अंग्रेजी आ जाएगा इज, हुज इज। अब यह कार का मतलब हो गया दिस कार, हुज इज दिस कार। कौन आ रहा है, देखिए कौन यहाँ बीच में है ना, तो जब बीच में है तो आप निसंकोच हु का अंग्रेजी, कौन का अंग्रेजी हु लिखिए। अब हु के बाद रहा है, रही है, रहे हैं ना, तो रहा है, रही है का मतलब इज एम आर का प्रयोग होगा। अब कौन आ रहा है, हु इज, उसके बाद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है कौन के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि कौन जो होता है ये खुद प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसलिए दूसरे नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं होती है इसके साथ। अभी हम लोग डिटेल में इसे देखेंगे। हु इज़ कमिंग, वहाँ का हो जाएगा देयर, हु इज़ कमिंग देयर। तो बड़ा इजी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग और कठिन करने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और गहराई से इसको देख रहे हैं। अभी जो बचा है इसको देख लेते हैं कैसे यूज होता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। दरअसल मैं बहुत इजी तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वह यहाँ किसे बुलाया है, किसे, वह, तुम वहाँ क्यों गए थे, क्यों, ठीक है। तो किसे का अंग्रेजी होता है होम, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए होम, ठीक है। अब जब आपने लिख दिया इंट्रोगेटिव वर्ड तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब बुलाया है, या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ हैज लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने ख्याल किया तो आगे फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो होम हैज़ अब हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए यानी कि वह है तो ही। अब बुलाया है, बुलाया का मतलब काल, और काल का थर्ड फॉर्म हैव हैज हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। काल का मतलब हो गया कॉल्ड। अक्सर वर्ब में ईडी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया जाता है। अब यहाँ का मतलब हो गया हियर, आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ठीक है। तुम वहाँ क्यों गए थे,
कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किधर, अगर ये बीच में है तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, यानी कि व्हाई। ठीक है। अब व्हाई के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चाहने के लिए हमें इस टेंस को पहचानना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा है। गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट होता है तो बिना सोचे समझे हैड लगा दिया जाता है। ठीक है, व्हाई हैड। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी कि तुम, हैड यू, व्हाई हैड यू। अब जाना, गो, वेंट, गान, हैव, हैज, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि गो, वेंट, गॉन, ये गान लगेगा और वहाँ का हो जाएगा देयर। देखिए है ना आसान, बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन पहले इजी देख लेते हैं वे सब कैसे होंगे। तो कैसे, जब भी बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड पाते हैं तो आप इसको तुरंत लिखिए हाउ। अब होंगे, गा, गे, गी, तो जो थर्ड पर्सन होता है जैसे ही, सी, इट और दे, इनके साथ ही, सी, इट, दे और सेकेंड पर्सन यानी कि यू, इनके साथ विल का प्रयोग होता है। तो हाउ विल, अब देखिए वे का अंग्रेजी दे, अब हो का अंग्रेजी बी। ठीक है, तो हाउ विल दे बी, वे सब कैसे होंगे। तुम कौन सी फिल्म पसंद करोगे, कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म, कौन सी फिल्म। जब कौन सी फिल्म, कौन सी बुक, कौन सी कॉपी आप करेंगे, यहाँ जो विच काम करेगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। विच मूवी, यानी कि विच मूवी। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया एक तरह से। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी कि गा, गे, गी। तो विच मूवी विल यू, तुम है ना तो यू लगेगा ही। विल यू, पसंद करना ना, तो विल यू लाइक। ठीक है, मुझे लग रहा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अब शुरुआत यहां से होगी। देखिए जो व्हाट होता है, व्हाट माने क्या होता है, व्हाट माने जो होता है। तो व्हेन माने कब होता है, व्हेन माने जब होता है। अब हम लोग ये देख लेंगे कि कब व्हेन माने कब होगा और कब व्हेन माने जब होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, हाउ मेनी, हाउ मच। दरअसल दोनों का अर्थ एक ही होता है, हाउ मेनी माने भी कितना, हाउ मच माने भी कितना। लेकिन जो हाउ मेनी होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, और जो हाउ मच होता है वो अनकाउंटेबल। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी को गिन सकेंगे तो कितना कहेंगे तो हाउ मेनी लगेगा, और जब नहीं गिन पाएंगे तो वहाँ हाउ मच लगेगा। जैसे तुम कितना पानी पीते हो, तो पानी तो आप गिन के पीते नहीं हैं, तो वहाँ हाउ मच लगेगा। ठीक है, तुम कितना तेल सब्जी में डालते हो, तो तेल गिन नहीं सकते। कितना चीनी खाते हो, चीनी गिन नहीं सकते। कितना चावल खाते हो, चावल गिन नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वहाँ मच का प्रयोग होगा। और जहाँ गिन सकते हैं, जैसे कितना आम खाते हो, तो आम तो गिना जा सकता है। तुम कितना पैसा रखते हो, पैसा गिना जा सकता है, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा। ठीक है, तुम कितना धन कमाते हो, धन नहीं गिना जा सकता, नहीं। तो ऐसे में देख लीजिए, वह कितना दूध पीता है, तो कितना का अंग्रेजी हम दूध के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दूध तो गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ हाउ मच हो जाएगा, हाउ मच मिल्क। और यहाँ देखिए हाउ मच के बाद हम यहाँ नाउन ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दरअसल एडजेक्टिव कब होता है, जब वो किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो हाउ मच मिल्क। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड ये पूरा का पूरा अब एक साथ हो गया ना, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। पीता है, पीता है का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू या डज, यानी कि वह के अकॉर्डिंग हो जाएगा डज, डज। अब है वह, यानी कि ही, और पीता है यानी कि ड्रिंक्स, ड्रिंक्स नहीं रहेगा ड्रिंक।
वह कितना रुपया रखता है, कितना रुपया, तो हो जाएगा हाउ मेनी। यहाँ कर रहे हैं, क्यों मेनी कर रहे हैं, क्योंकि रुपया तो गिन सकते हैं ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। तो हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी रुपीज़, वह का अंग्रेजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ आ जाएगा डज। हाउ मेनी रुपीज़ डज ही, रखना का हो जाएगा कीप। ठीक है, जब भी डू डज लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान रखिए। तुम कितना धन रखते हो, कितना धन यानी कि हाउ, धन आप गिन सकते हैं क्या, धन जो होता है सोना चांदी हीरा मोती ये सब धन में आते हैं। तो हाउ मच हो जाएगा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। अब रखते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो डू यू कीप। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है हाउ मच मनी हैव यू। ठीक है, हाउ मच मनी हैव यू। राकेश कितना आम खाता है, आम गिना जा सकता है ना, तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी मैंगो, हाउ मेनी मैंगो। अब इसके बाद खाता है यानी कि डू डज का प्रयोग हो जाएगा, तो डज का प्रयोग हो गया क्योंकि राकेश सिंगुलर है, तो हाउ मेनी मैंगो डज राकेश ईट। ठीक है, ईट। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए जो वर्ड हैं इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ये जो रूट वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, व्हाई, व्हेन, उसी रूट वर्ड से बने हुए दूसरे वर्ड मीनिंग हैं। ठीक है, तो इस वर्ड मीनिंग को आप नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लेंगे तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा और फ्यूचर में जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, चाहे कैसा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको और उसको दोनों को आप नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए, और इसमें बहुत कुछ बच रहा है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टैग वाले में। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।